नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन। पिछले बहुत वर्षों से मैं एक बात सोचता था कि टाइप 2 डायबिटीज़ पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मैंने जब 1979 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, उस समय टाइप 2 डायबिटीज़ की इंसिडेंस बहुत कम थी और पिछले 50 से 60 साल में टाइप 2 डायबिटीज़ 10 से 15 गुना बढ़ गई है। जबकि उस समय मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट बहुत कम था। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में मैंने लोगों से सवाल पूछा, वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे कि हमने ये नई ड्रग डिस्कवर कर ली है, नए टाइप का इंसुलिन बना लिया है, इस ड्रग के इतने फ़ायदे हैं। तो मैं पूछता था, भाई लेकिन बात तो ठीक है, पर डायबिटीज़ की इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता था। कोई कहता था कि स्ट्रेस, लोगों ने स्ट्रेस पे बहुत जोर दिया कि मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है। तो मैं पूछता था, स्ट्रेस तो जंगल में खरगोश से ज़्यादा किसको हो सकती है? कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो पिछले 40 साल से मैं बराबर सोचता रहा और अल्टीमेटली मैंने ही इसका उत्तर ढूंढा कि जैसे जैसे हमारी मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, डायबिटीज़ में एडवांसमेंट हुआ। पहले सिर्फ MBBS होते थे, MD बहुत कम होते थे, DM मेडिसिन में होता है, लोग जानते तक नहीं थे। आज DM एंडोक्राइनोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी 80% डायबिटीज़ है, लेकिन इंसिडेंस, कॉम्प्लिकेशन, डेथ, सारी चीज़ें डायबिटीज़ से बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज़ के 4 टारगेट ऑर्गन हैं: आँख, दिल, दिमाग, ब्लड वेसल्स, 5 और नर्व्स। तो आज डायबिटीज़ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, एम्पुटेशन है, क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है एंड स्ट्रोक है, लीडिंग कॉज है। तो वजह क्या हुई? मेडिकल फ्रेटर्निटी से 5 बड़ी गलतियां हुई। 5 ब्लंडर्स कमिटेड बाय मेडिकल फ्रेटर्निटी इन अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटिंग डायबिटीज़ मेलाइटस। मेरी टोटल टॉक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में है। टाइप 1 एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि रियल डिसीज़ है। टाइप 2 एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। तो ब्लंडर नंबर 1, डायबिटीज़ की परिभाषा। डायबिटीज़ को हम डिफाइन करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया विद और विदाउट ग्लाइकोसूरिया। यानी हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना और एक लिमिट के बाद 180 और 200 के बाद वो पेशाब में आने लगती है। तो शुगर का ब्लड में बढ़ना, पेशाब में आना या ना आना, ब्लड शुगर बढ़ना ही डायबिटीज़ है। हमारा सारा स्ट्रेस इसी पे रहा, इसी को ट्रीट करने में रहा, जबकि ये ठीक नहीं है। ब्लड में शुगर का बढ़ना, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ का एक इफ़ेक्ट है, कॉज नहीं है। जैसे शरीर में कोई इन्फेक्शन जाता है तो हमें बुखार आता है, तो बुखार एक लक्षण है और हम बुखार का इलाज करने में जुट जाते हैं। उसी तरह से हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट है। इनफैक्ट डायबिटीज़ उससे 10 से 15 साल पहले शुरू होती है और ज़रूरत इस बात की है कि डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट को ठीक किया जाए, जो कॉज है उसको ठीक किया जाए, न कि हाइपरग्लाइसीमिया पर जोर दिया जाए। ये ब्लंडर नंबर 1 है। ब्लंडर नंबर 2, डायबिटीज़ क्यों होती है? मेडिकल कॉलेज में, स्कूल में, इवन आज तक इस बात पे बहुत जोर दिया गया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटी डिसऑर्डर है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जीन का रोल टाइप 1 से भी ज़्यादा है और यहाँ तक कहा गया कि अगर आइडेंटिकल ट्विन है और एक बच्चे को डायबिटीज़ होती है तो कंकॉर्डेंस रेट बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विन में कंकॉर्डेंस रेट 90% तक है। यानी दूसरे उसके सिबलिंग को 80 से 90% तक संभावना उसे भी डायबिटीज़ हो जाएगी। ये जेनेटिक इफ़ेक्ट है। अगर आपके एक माँ बाप को डायबिटीज़ है तो 40% तक संभावना बढ़ जाती है, और दोनों माँ बाप को डायबिटीज़ है, दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मदर फादर को, तो डायबिटीज़ की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। यानी जीन का बहुत बड़ा रोल है। तो जीन पे स्ट्रेस बहुत है, हेरिडिटी पे स्ट्रेस बहुत है। जबकि जो जीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक वर्ड है एपीजेनेटिक्स। उसका मतलब ये एपी मीन्स एबव, जेनेटिक्स मीन्स जीन। जीन के ऊपर एक और चीज़ है, दैट इज एपीजेनेटिक्स।
एपिजेनेटिक्स पे जोर नहीं दिया गया। व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स इज चेंज इन जीन एक्सप्रेशन ड्यू टू एनवायरनमेंट। हम लाइफ स्टाइल से, एनवायरनमेंट से जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। और सरल शब्दों में अगर हम बंदूक का एग्जाम्पल लें तो जीन लोड्स द गन एंड एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। अगर गन लोडेड भी है और हम ट्रिगर को पुल नहीं करेंगे तो गोली नहीं चलेगी, किसी को चोट नहीं लगेगी, कोई कैजुअल्टी नहीं होगी, गन लोडेड बनी रहेगी। जीन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं उसको टोटली डिनाई नहीं करता, जीन का रोल है, पर मैं नहीं समझता कि 20% से ज़्यादा है। मेन रोल लाइफस्टाइल का है, डाइट का है, अदर फैक्टर्स का है। तो जीन पे इतना जोर देना, एपिजेनेटिक्स को प्रॉपरली ना बताना, ना एक्सप्लेन करना, ये दूसरी ब्लंडर है मेडिकल फ्रेटर्निटी की। और तीसरी ब्लंडर नेचुरल कोर्स ऑफ डायबिटीज़। टेक्स्ट बुक, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन सब कहते हैं डायबिटीज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़। क्या मतलब हुआ इसका? क्रॉनिक मीन्स लंबे समय, लाइफ लॉन्ग। जब कोई मरीज जाता है पहली बार डॉक्टर के पास के डायबिटीज़ हो गई तो डॉक्टर कहते हैं भाई ये तो जीवन भर की बीमारी है। और नॉट ओनली दैट, इट इज़ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स समय के साथ बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हें पहले 1 गोली देंगे, फिर 2 गोली देंगे, फिर 3 गोली देंगे, फिर इंसुलिन लगानी पड़ेगी, तब तक सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। तो इट इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। डायबिटीज़ इज़ ए रिवर्सिबल डिसऑर्डर। डायबिटीज़ कैन बी रिमिटेड। एंड मेरा तो मानना ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ तो बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ इज़ ए डाइटरी डिसऑर्डर, डायबिटीज़ इज़ ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो उस डिसऑर्डर को न्यूट्रिशन से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, प्रॉपर डाइट से, डायबिटीज़ में 80% रोल डाइट का है। एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ना ही ये समय के साथ बढ़ती है अगर हम प्रॉपर करें। अगर हम हाइपरग्लाइसीमिया का इलाज करते रहेंगे, शुगर को पकड़ते रहेंगे, सिम्टम का इलाज करते रहेंगे तो डायबिटीज़ बढ़ती जाएगी। सारी टेक्स्ट बुक ये कहती हैं बावजूद हमारे टोटल एफर्ट्स के, गोली से लेकर इंसुलिन तक, समय के साथ आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी और हम इसको ठीक तो कर ही नहीं सकते। तो दैट इज़ ब्लंडर नंबर 3। एंड ब्लंडर नंबर 4, आज भी ये टेक्स्ट बुक कहती हैं कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ हम डायग्नोज करते हैं, बहुत लेट करते हैं क्योंकि वो हाइपरग्लाइसीमिया से डायग्नोसिस नहीं होगी, पर हम करते उसी से हैं। उससे पहले भी तरीके हैं डायग्नोज करने के। इंसुलिन पहले बढ़ता है तो इंसुलिन लेवल मेजर हो सकता है, हम नहीं करते। इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे पहले आती है, वो भी मेजर हो सकती है, मेजर नहीं करते। लेकिन हमारा कहना है कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तब तक 50% बीटा सेल्स मर जाते हैं, हैज़ बीन नॉक्ड ऑफ, ख़त्म हो गए हैं। और ये नॉक्ड ऑफ या मरना उनका रुकता नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है और मरते जाएंगे। 50 से फिर 60% होंगे, 60 से फिर 70% होंगे, फिर 80% होंगे। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में भी हमें इंसुलिन लगानी पड़ती है क्योंकि एक समय हमारे पास बीटा सेल रहते ही नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीटा सेल्स हैज़ नॉट बीन नॉक्ड ऑफ, वो मरे नहीं हैं। अगर मर जाते तो डायबिटीज़ रिवर्स कैसे होती? थैंक्स टू बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी पहली ऐसी चीज़ है जिसने 60 to 70% क्रॉनिक डायबिटीज़, लंबे समय से डायबिटीज़ थी, इंसुलिन ले रहे थे, उनकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर दिया। और वो रिवर्सल थोड़े दिन के लिए नहीं हुआ, 10-10, 15-15 साल तक मेंटेन रहा। तो थैंक्स टू बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसने मेडिकल कम्युनिटी एंड फ्रेटर्निटी को फोर्स किया टू एक्सेप्ट कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। नहीं तो पहले कोई इसे सुनने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं। मेरी तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बहुत बहस हुई, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। वो क्या बेकार की बात है, डायबिटीज़ वंस डायबिटीज़ ऑलवेज डायबिटीज़। तो ये रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। और जो बीटा सेल हमने मरे हुए मान लीजिए, ख़त्म मान लिए, वो टेम्परेरीली उनका फंक्शन चला जाता है। और उसका बहुत सिंपल कारण है कि जब पेंक्रियाज में फैट डिपोजिशन होता है तो फैट के डिपोजिशन होने की वजह से बीटा सेल्स का डी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और वो अपना इंसुलिन रिलीज का फंक्शन भूल जाती है। टेम्परेरी वो चला जाता है फैट डिपोजिशन होने के लिए। इंसुलिन रिसेप्टर ये ताले और चाबी की तरह होते हैं। आप लॉक का एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके लॉक में कोई मोम डाल दे, उसके होल को बंद कर दे, तो चाबी ठीक होने के बाद भी, लॉक ठीक होने के बाद भी लॉक खुलेगा नहीं। और जैसे ही वो मोम पिघल जाएगा
तो आपका ताला चाबी काम करने लगेंगे। इसी तरह से फैट एक्यूमुलेशन की वजह से जो बीटा सेल का डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, फैट रिमूव होने से, फैट वहाँ से हटने से वो रीडिफ्रेंशिएट होके फिर से इंसुलिन पैदा होने लगता है और डायबिटीज़ में जो फर्स्ट फेज इंसुलिन रिलीज लॉस हो जाता है वो चालू हो जाता है। तो जो ब्लंडर नंबर 4 है, डायबिटीज़ में बीटा सेल मरती नहीं है, टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाती हैं, उनको रीडिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एंड ब्लंडर नंबर 5, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। हम डायबिटीज़ का इलाज कैसे करते हैं? टोटल मेडिकल फ्रेटर्निटी मानती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज लाइफस्टाइल से शुरू होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अदर फैक्टर। दैट इज़ ट्रू। टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी लंबे समय से मानती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ किया जा सकता है और ट्रीटमेंट भी पहले डाइट एंड एक्सरसाइज से ही शुरू होना चाहिए। पर यहाँ भी हमने गलती कर दी। हमने जब डाइट की बात की, एक्सरसाइज तो ठीक है, एक्सरसाइज तो आप कैसे भी कर लें, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, जो भी करें ठीक है, इट्स गुड। लेकिन जब हम डाइट की बात पे आते हैं तो एक टर्म है MNT, मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। तो उसमें एक पिरामिड बनाया, पिरामिड उल्टा बन गया। बॉटम पे हमने मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने बॉटम पे कार्बोहाइड्रेट्स रखे। तो बेसिक एडवाइस थी हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट। गड़बड़ हो गया। डायबिटीज़, जैसे मैंने कहा, बेसिकली ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। क्या ये कैलोरी टॉक्सिटी है और ब्लड शुगर बढ़ने से 10-15 साल पहले प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम लेट डायग्नोस करते हैं, तब तक कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं। तो क्रॉनिक एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, सो डायबिटीज इन सिंपल टर्म्स इज कैलोरी टॉक्सिटी, टू बी प्रिसाइज कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिटी, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिटी। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, जब हम कैलोरी ज़्यादा खाते हैं, तो बॉडी में फैट जमा होना शुरू होती है। बॉडी कैलोरी को सिर्फ 2 ही फॉर्म में जमा कर सकती है, बहुत थोड़ी सी ग्लाइकोजन, लिवर और मसल में बहुत थोड़ी सी, प्रोटीन जमा नहीं होती कभी, एंड फैट। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। बॉडी की करेंसी जमा करने की फैट है। तो सबकुटेनियस फैट, स्किन के नीचे वो नेचुरल साइट है फैट जमा होने की। तो जब हम बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारे सबकुटेनियस स्टोर फुल हो जाते हैं। उनके फुल होने के बाद फैट, एक्टोपिक फैट डिपोजिशन होने लगता है, ऐसी जगह पे होने लगता है जहाँ नहीं होना चाहिए। पैसे वाले आदमी के यहाँ खाली तिजोरी में पैसा नहीं होता, उसके पास जगह नहीं हो, ऐसी ऐसी जगह पैसा रख देता है जो इनकम टैक्स के छापे में पकड़ा जाता है, जो कि उसकी नॉर्मल जगह नहीं है। तो एक्टोपिक फैट डिपोजिशन होने से सबसे पहले लिवर प्रभावित होता है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं या NAFLD कहते हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। तो फैट जमा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है और इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है। लिवर में जब फैट जमा होता है और वहाँ भी जब सेचुरेट हो जाता है तो लिवर फैट स्पिल ओवर करता है, फिर वो पेंक्रियाज में चला जाता है और फैटी पेंक्रियाज हो जाता है। इसको ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो बेसिक फंडामेंटली डायबिटीज़ में ना बीटा सेल मर रही हैं, ना परमानेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ में फैट डिपोजिशन इन लिवर लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ लिवर, एंड फैट डिपोजिशन इन पेंक्रियाज leading to beta cell de-differentiation and loss of normal natural beta cell function और फर्स्ट फेज इंसुलिन रिलीज, ये लॉस हो जाते हैं। इसके कारण से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो वो बहुत बाद में बढ़ता है। डायग्नोसिस के लिए हम इंसुलिन लेवल कर सकते हैं, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, ये सब नापी जा सकती हैं, लेकिन हमने कभी नापी नहीं। तो अब मैनेजमेंट में क्या है, जैसे ही हम वेट कम करना शुरू करते हैं और नेचुरली वेट कम करने के लिए हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। और ये भी मैटर खाली सिंपल कैलोरी का नहीं है, ऑल कैलोरीज आर नॉट सेम। हमें जो पढ़ाया गया मेडिकल कॉलेज में, जो एक और बड़ी गलती है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट। ओबेसिटी के मैनेजमेंट में हमेशा बताया गया कि ईट लेस वर्क मोर, ईट लेस वॉक मोर। ये इतना सिंपल नहीं है, ये सारे फार्मूले फेल हो गए।
क्योंकि हमने रियलाइज़ नहीं किया कैलोरी इज़ नॉट कैलोरी, कैलोरी इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर, कैलोरी कहाँ से आ रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सिंपल टर्म्स में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंसुलिन बढ़ता है, और जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उतनी तेज़ी से इंसुलिन बढ़ता है। और इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, स्टोरेज हार्मोन है, वो बॉडी में फैट को स्टोर करता है। तो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से जब आती है तो सबसे ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में मेन कल्प्रिट इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया है। इंसुलिन ज़्यादा होने से इंसुलिन रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है। जितना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इससे विशियस साइकिल ये बढ़ती जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होती है, सबसे ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है। नंबर 2 प्रोटीन, प्रोटीन से इंसुलिन रिलीज होता है पर कार्बोहाइड्रेट से कम। और फैट, फैट खाने से तो इंसुलिन ना के बराबर रिलीज होता है। तो जो कहा गया कि फैट खाने से फैट होता है, फैट खाने से फैटी लिवर होता है, फैट खराब है, हमने डिविनाइज किया है फैट को, बहुत बदनाम किया है। फैट उतने ख़राब नहीं है जितना हम समझते हैं। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और मेडिकल फ्रेटर्निटी से डाइट में क्या गलती हुई MNT में, हमने पिरामिड के बेस पे कार्बोहाइड्रेट रखे, उसको उल्टा करना पड़ेगा। एपेक्स पे बेस की जगह एपेक्स पे कार्बोहाइड्रेट जाने पड़ेंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट को हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, LCHF, लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट इज़ नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो बड़ी ब्लंडर हमने कर दी, हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खिला दिया, फैट को कम कर दिया। फैट में ये ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्दी फैट देना है। अनहेल्दी फैट के 2 क्लासिक एग्जाम्पल हैं, रिफाइंड ऑयल एंड ट्रांस फैट, डालडा, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। मोनोअनसैचुरेटेड फैट, नेचुरल फैट, ये सब हमें यूज़ करने हैं। और बटर भी ख़राब नहीं है। तो पिरामिड को उल्टा, दैट इज़ ब्लंडर। सेकंड पॉइंट इज़, अभी भी लेटेस्ट टेक्स्ट बुक ऑफ हैरिसन में लिखा है फ्रक्टोज इज़ बेटर देन सुक्रोज। डायबिटीज़ में फ्रक्टोज ड्रिप लगा देते हैं ये मान के कि फ्रक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज ये प्रूव हो गया है बियॉन्ड डाउट कि अगर सबसे ख़राब कोई शुगर है तो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज से मैक्सिमम फैटी लिवर होता है और फैटी लिवर से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी गलत है। ये 5 ब्लंडर जो हमने किए हैं डायबिटीज़ को समझने में, डायबिटीज़ का उपचार करने में, इनकी वजह से आज डायबिटीज़ एपिडेमिक और पेंडेमिक और सुनामी का रूप ले चुकी है। ऐसा शायद कोई घर नहीं जिसमें डायबिटीज़ ना हो।